Hi everyone, welcome back to the Roy's Physics. This is Engineer D.N. Roy, ex-faculty of Super 30 and Bansal, 8 to 10 years of teaching experience. Okay, today we will study electric field and electric field lines. Okay, electric field and electric field lines क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको कहते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे थोड़ा सा, फिर डिटेल से स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं, उसका प्रॉपर्टी क्या है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड it is the same as the gravitational field which you have learnt in the class 11th in the chapter gravitation. ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड. ग्रेविटेशनल फील्ड इज क्रिएटेड बाय द मास. ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा मास के द्वारा ही क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है. सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय द चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज. कोई मास क्या करता है, अपने सराउंडिंग्स में, अपने वातावरण में मास ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है एंड उसी ग्रेविटेशनल फील्ड के हेल्प से किसी दूसरे मास के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है. दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, कोई मास अपने वातावरण में, अपने सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है एंड देन बाय दैट ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी मास. ओके, तो सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज द्वारा क्रिएट होगा, किसी पॉइंट चार्ज और डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक चार्ज द्वारा क्या होगा, क्रिएट होगा, जिसका एक क्या होगा, रेंज होगा. एक पार्टिकुलर रेंज के बाद इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा. ओके, जहाँ पे इसका इफेक्ट खत्म होता है उसको इन्फिनिटी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? इन्फिनिटी बोला जाता है. तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट, तो देयर आर टू टाइप्स. अगर फोर्स की बात करेंगे बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट, तो दो प्रकार का होता है. एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है. तो कॉन्टैक्ट फोर्स में एक्चुअली क्या होता है ना, हम उसके ऊपर फिजिकली कॉन्टैक्ट में आते हैं, बॉडी के ऊपर कॉन्टैक्ट में आते हैं और उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं एंड उस बॉडी में एक्सेलरेशन आता है, वेलोसिटी आता है. ओके, सपोज दैट ए पेन टेबल पे रखा हुआ एंड इस पेन को हमें एक्सेलरेट कराना है ऑन द टेबल. देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अप्लाई external force on this pen so that it will accelerate on the table. okay, but अगर हम इस पेन को ऐसे रिलीज कर दें, लाइक दैट, ऐसे रिलीज कर दें, तो भी तो एक्सेलरेट हुआ. इसको हमने छोड़ दिया तो भी तो एक्सेलरेट हुआ. तो क्या इस पेन को किसी ने पकड़ के खींचा क्या? ऐसा नहीं हुआ कि धरती से कोई, ये अर्थ से कोई ऐसे हाथ निकला और इसको खींच लिया, ऐसा नहीं हुआ ना. इसके ऊपर को किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, इसके ऊपर फिजिकली किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, फिर भी ये पेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो गया. तो इस केस में इस पे जो फोर्स लगा, दैट फोर्स इज द नॉन कांटेक्ट फोर्स. किसी ने कांटेक्ट नहीं लगाया. तो जितने भी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं ना, ऑल दोज फोर्सेस विच आर नॉन कांटेक्ट आर गवर्न्ड बाय द फील्ड. किसके द्वारा गवर्न होते? फील्ड द्वारा. दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड द्वारा गवर्न होंगे एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा क्या होंगे, गवर्न होंगे. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा एंड उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, उस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा. ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या दे सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? तो बहुत सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन दे सकते हैं. हम दे सकते हैं क्वालिटेटिवली. दैट मीन्स क्वालिटेटिवली वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द space or region
क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस और रीजन अराउंड द पॉइंट चार्ज और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, अराउंड द पॉइंट चार्ज और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज इन विच any test charge, in which any test charge feels force, attraction और repulsion is called the electric field. तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? it is the space around a point charge or distributed charge in which a test charge plus q naught experiences force. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज द स्पेस, एक स्पेस है, एक वातावरण है, अराउंड ए पॉइंट चार्ज और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। एक पॉइंट चार्ज, सपोज दैट दिस इज द पॉइंट चार्ज, तो इसके वातावरण में क्या होगा ना, एक स्पेस होगा। इस स्पेस में अगर कोई टेस्ट चार्ज आ जाए, टेस्ट चार्ज क्या होता है? वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज as compared to the main charge is called test charge. That means this pen may be test mass for the earth के लिए टेस्ट मास हो सकता है, बिकॉज इसका मास बहुत कम है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द अर्थ है। तो सेम है, सपोज करें कि बहुत ज़्यादा चार्ज है, इसका चार्ज बहुत ही कम है, इसका चार्ज क्या है? बहुत ही कम है, तो यह चार्ज क्या होगा? टेस्ट चार्ज होगा। दैट मीन्स ये चार्ज केवल टेस्ट करने के लिए हम यूज में लाते हैं, फाइनल रिजल्ट में ये दिखाई नहीं देना चाहिए, फाइनल रिजल्ट में इसका इफेक्ट नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड द टेस्ट चार्ज। बहुत ही सिंपल है। सपोज दैट डेली लाइफ में आप अंगूर खरीदने जाते हो, जब अंगूर खरीदने जाते हो तो अंगूर वाले से कहते हो क्या भाव दे रहे, क्या रेट दे रहे हो, ठीक है? तो बोलता है सर 120 रुपये किलो है, 120 रुपीज़ है। तो आप कहते हो मीठा या खट्टा है, तो कहेगा टेस्ट कर लीजिए, 1 या 2 अंगूर आप टेस्ट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पता कर लेते हैं खट्टा या मीठा। उसके बाद कहते हो 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, आधा किलो दे दो। तो आप टेस्ट करते हो ना, वो बहुत कम अमाउंट में करते हो, 1 अंगूर करते हो या 2 अंगूर करते हो। ऐसा नहीं है कि 250 ग्राम आप टेस्ट कर लिए फिर कह रहे हो कि हम तो चल रहे हैं, तुम्हारे अंगूर तो खट्टे हैं। तो ऐसा नहीं है, फिर 250 ग्राम में क्या होगा ना, उसके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ जाएगा। तो टेस्ट का मतलब होता है कि अगर टेस्ट भी आप कर लेना तो उसके हेल्थ पे, अंगूर बेचने वाले के हेल्थ पे कोई इफेक्ट ना पड़े, दैट इज कॉल्ड द टेस्ट। ऐसा नहीं कि आधा किलो 1 किलो खा लिया आप बोल रहे हैं हम टेस्ट किए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो इस टेस्ट का मतलब क्या होगा? जस्ट टेस्ट करके चला जाएगा कि इसका इफेक्ट यहाँ पे कितना है, ठीक है? जस्ट टेस्ट करके चला जाएगा। तो दिस इज द टेस्ट चार्ज। तो ए प्लस क्यू जो चार्ज है ना, अपने वातावरण में कुछ समथिंग क्रिएट करेगा, एंड जिस समथिंग के वजह से, ड्यू टू दैट समथिंग, ये जो टेस्ट चार्ज है ना कुछ फोर्स फील करेगा, ठीक है ना? आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन, दैट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ दिस पॉइंट चार्ज, एंड दिस चार्ज मे बी अ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। दैट मीन्स किसी रॉड के ऊपर, किसी शीट के ऊपर, जैसे हमने बताया था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी शीट के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो इसके भी वातावरण में समथिंग क्रिएटेड होता है, इसके भी वातावरण में समथिंग क्रिएटेड होगा।
ड्यू टू दैट समथिंग एनी टेस्ट चार्ज फील्स अट्रैक्शन और रिपल्सन, ऑब्वियसली यहाँ पे इसमें रिपल्सन होगा, टेस्ट चार्ज यहाँ पे है प्लस क्यू, ये रिपेल करके इधर भागेगा, ये रिपेल करके इधर भागेगा। तो जिस वजह से इसमें जो रिपल्सन हो रहा है, जिस वजह से इसमें इस टेस्ट चार्ज में जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, ड्यू टू दैट रीजन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब जो कुछ भी इसके वातावरण में फैला हुआ है, इसके वातावरण में, इसके आसपास जो कुछ भी फैला हुआ है, इसके आसपास जो कुछ भी फैला हुआ है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, जैसे समझिए अर्थ है, अर्थ के आसपास में जो कुछ भी है वो हमें दिखाई नहीं देता, इनविजिबल होते हैं। जो फील्ड होते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, ऑल दीज आर इनविजिबल होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। तो दिखाई नहीं देते हैं तो टेस्ट करने के लिए हमें एक टेस्ट चार्ज लाना पड़ेगा इस केस में, एंड अर्थ के केस में टेस्ट मास लाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे इसको हम छोड़ते हैं ना तो नीचे की तरफ एक्सलेट कर जाता है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ है तभी तो एक्सलेट हुआ। दैट समथिंग, दैट कुछ इज नोन एज द इन द केस ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, एंड इन द केस ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, in the case of this and this electric field. So simple, it is the space around a point charge or distributed charge in which a test charge experiences force experience करेगा, force feel करेगा। Okay, it is the simple definition of electric field. This is the क्वालिटेटिव डेफिनेशन। एक डेफिनेशन और लिखा रहता है, उस डेफिनेशन को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। दैट मीन्स उससे हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं, कितना अमाउंट में होगा उसको निकाल सकते हैं, क्वांटिटी निकाल सकते हैं। दैट्स वाई दैट डेफिनेशन इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। ओके, तो वी कैन डिफाइन क्वांटिटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या सिंपली इंटेंसिटी भी बोला जाता है, फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, दैट मीन्स एफ नहीं ई, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से रिप्रेजेंट करें, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो क्वांटिटिवली इट इज डिफाइंड एज द that means electric field or electric field intensity is defined as the electric force per unit test charge, electric field per unit test charge। that means अगर हम टेस्ट चार्ज पे लगने वाले फोर्स को उसी के चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो जो क्वांटिटी हमारे पास आएगा, दैट क्वांटिटी इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहने का मतलब सपोज दैट यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, मेन चार्ज है, सोर्स चार्ज है, इसको बोलते हैं मेन चार्ज। जैसे अर्थ हो गया मेन मास और स्पेन का जो मास है ना टेस्ट मास हो गया, एंड यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है, दिस इज द टेस्ट चार्ज, जस्ट टेस्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं टेस्ट चार्ज, दिस इज द टेस्ट चार्ज। तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर ऑब्वियसली ये प्लस क्यू क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अगर इसके फील्ड के रेंज में होगा तो, एंड आउट ऑफ द रेंज होगा तो फोर्स नहीं लगाएगा। सबका एक लिमिट होता है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड का एक लिमिट है, आफ्टर दैट अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। सेम एज इस चार्ज का भी जो कुछ भी मैग्नीट्यूड होगा, 10 कूलम, 20 कूलम, 50 कूलम, जो कुछ भी मैग्नीट्यूड होगा, ड्यू टू दैट मैग्नीट्यूड इसके सराउंडिंग में क्या होगा, फील्ड होगा, उसका भी क्या होगा, एक रेंज होगा। उस आफ्टर दैट इसका फील्ड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसके ऊपर फोर्स लगाया होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा। ठीक है, तो जितना भी फोर्स लगा है उस फोर्स को, जितना भी फोर्स इसके ऊपर जो जितना भी फोर्स लगा है, और यूं कहे जितना भी फोर्स इसने इसके ऊपर लगाया है, ठीक है ना, उस फोर्स को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर देंगे, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो जो क्वांटिटी हमें मिलेगा, दैट क्वांटिटी इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट क्वांटिटी इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज।
बहुत सिंपल है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसका दूसरा डेफिनेशन दे सकते हैं हम, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। देखिए इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा हुआ, क्यों वेक्टर क्वांटिटी होगी? बिकॉज फोर्स को हम एक स्केलर से डिवाइड कर रहे हैं, एक वेक्टर को एक स्केलर से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा? वेक्टर आएगा। ओके, रिजल्ट क्या आएगा? वेक्टर आएगा। दैट मीन्स यूँ कह ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी को हम एक स्केलर से डिवाइड कर रहे हैं। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? फोर्स के ही डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज इलेक्ट्रिक फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। जैसे सपोज करें, देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है एंड टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव ही है। जनरली टेस्ट चार्ज को हम पॉजिटिव ही लेते हैं। टेस्ट चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, तो इसी डायरेक्शन में फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन फोर्स के ही डायरेक्शन में होगा। सपोज करो अगर ये निगेटिव होता, ये प्लस जो क्यू है, मेन चार्ज जो सोर्स चार्ज है वो निगेटिव होता, तो इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट कर लेता ना। जब अट्रैक्ट कर लेता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाता। सपोज दैट, चलिए इधर रब करके बताते हैं। सपोज दैट जो आपका जो चार्ज है, आपका जो मेन चार्ज है, अगर वो निगेटिव हो जाए, वो क्या हो जाए? निगेटिव हो जाए, लाइक माइनस क्यू हो जाए। ओके, माइनस क्यू हो जाए एंड इस पॉइंट पे क्या है? टेस्ट चार्ज है। तो ये माइनस क्यू क्या करेगा? इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में फील्ड का भी डायरेक्शन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट P पे ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज विल बी इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में होगा। तो बहुत ही सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है। इससे हमें एक फार्मूला मिल जाता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। दैट्स वाई दिस डेफिनेशन इज कॉल्ड क्वांटिटिव डेफिनेशन। इससे हमें एक क्वांटिटी मिलता है। इसके पहले वाला जो हमने डेफिनेशन बताया वो क्वालिटेटिवली डेफिनेशन था। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड द पॉइंट चार्ज और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज इन विच टेस्ट चार्ज फील्ड्स फोर्स और एक्सपीरियंस फोर्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। बहुत सिंपल है। अपने लैंग्वेज में भी आप डिफाइन कर सकते हो, लिख सकते हो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी चार्ज के चारों तरफ एक क्या है? कुछ होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी होता है। किसी चार्ज के चारों तरफ, किसी चार्ज के सराउंडिंग में एक कुछ होता है, समथिंग होता है, एक स्पेस होता है, एक रीजन होता है। जिस रीजन में अगर कोई पॉइंट चार्ज चला जाए, जिस रीजन में कोई टेस्ट चार्ज चला जाए, तो वो टेस्ट चार्ज ना फोर्स फील करने लग जाता है, उसके ऊपर फोर्स लगने लग जाता है। दैट रीजन इज कॉल्ड द फील्ड। उसको फील्ड बोलेंगे। ठीक है ना, रीजन ही तो फील्ड बोलते हैं ना, फील्ड। चलो भाई फील्ड में चलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। फील्ड क्या है? एक स्पेस ही तो है फील्ड। ठीक है, तो सो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। आपका ग्राउंड फील्ड होता है जिसमें आप खेलने जाते हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। बिकॉज इलेक्ट्रिक चार्ज द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मैग्नेट द्वारा प्रोड्यूस होता है तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अगर किसी मास द्वारा प्रोड्यूस होता तो इसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। जनरली 3 ही टाइप के फील्ड होते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर चलिए एक बात और, अगर हम यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें,
तो बहुत सिंपल है, एसआई यूनिट हमेशा फार्मूले से दिया जाता है। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट हम क्या दे सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, एसआई यूनिट की बात करें तो फील्ड का फार्मूला हमारे पास क्या आया, फील्ड का फार्मूला क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आया फोर्स ओवर टेस्ट चार्ज। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन कूलम इनवर्स, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलिए, बात क्या है, बराबर है। ओके, बहुत सारे बुक में डायमेंशन भी लिखा रहता है, तो क्या बात हो गया डायमेंशन, तो हम लोगों ने 11th क्लास में ही पढ़ा, बहुत सारे बुक में डायमेंशन की बात करता है। तो डायमेंशन यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2 होता है कि नहीं। एंड कूलम चार्ज है ना, तो चार्ज का यूनिट क्या होगा, सॉरी चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, चार्ज का डायमेंशन होता है a इंटू क्या होता है, t होता है, ठीक है ना, at होता है, at होता है, दैट मीन्स I इक्वल टू क्या होता है, q बाई टी होता है, q बाई टी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू होता है चार्ज बाई टाइम होता है, चार्ज को q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो चार्ज इक्वल टू I इंटू टी, करंट इलेक्ट्रिसिटी इंटू टाइम। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, तो एटी हो गया। अब इसी को सोल्व कर देंगे, थोड़ा सा सोल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, mlt-3 एंड a-1, तो दिस इज द डायमेंशन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, mlt-3, mlt-3, a-1, तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सिंपल है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। फर्स्ट में हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो बहुत ही सिंपल है, लेट अस सपोज प्लस क्यू पॉइंट चार्ज इस पॉइंट पे, ठीक है, इससे सम डिस्टेंस r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, दैट मीन्स O पॉइंट मान लेते हैं, O पॉइंट पे प्लस Q चार्ज सिचुएटेड है एंड B विश टू नो the intensity or electric field at the point P which is situated at r distance from the point O from the point charge Q, point charge Q से स्मॉल r डिस्टेंस पे पॉइंट P सिचुएटेड है, तो पॉइंट P पे इसके वजह से कितना फील्ड क्रिएट होगा, कितना फील्ड होगा, उसके मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, जहाँ भी हमें फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना हो या डायरेक्शन निकालना हो तो वहाँ पे टेस्ट चार्ज को हम पुट कर देंगे, ठीक है ना। पुट नहीं भी करेंगे तो फील करेंगे कि वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है, जस्ट आप फील भी कर सकते हैं, नहीं तो मैनुअली आप पुट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो बताइए प्लस क्यू चार्ज इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल कर देगा, तो जिस डायरेक्शन में रिपेल करेगा ना उसी डायरेक्शन में फील्ड का डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होगा ना उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखना है तो क्या लिखेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड ओवर चार्ज का मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड ओवर क्या कर देंगे, चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कूलम्ब्स लॉ से क्या लिखेंगे, 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला कूलम्ब्स ने क्या दिए थे, 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर, ये दिए थे ना, तो लिखेंगे हम 1/4π क्या लिखेंगे, ε0 Q1 इंटू Q2 ओवर r स्क्वायर, ये तो f का वैल्यू हो गया, एंड डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे हम, Q नोट कर देंगे। तो देखिए क्या आ गया, 1/4π क्या हो गया, ε0 Q ओवर क्या हो गया, r स्क्वायर, दिस इज द
सिंपल फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूला आ गया 1/4πε0 Q/r² आ गया। इसको आपको याद रखना है। Q = 1/4πε0 Q/r² आ गया। बहुत ही सिंपल फार्मूला है। देखिए इसमें Q0 नहीं ना आया, इसमें टेस्ट चार्ज नहीं ना आया, बिकॉज ये तो टेस्ट है ना, टेस्ट के लिए आया फिर चला गया। जैसे आपने 1 अंगूर 2 अंगूर को टेस्ट किया ना, वो रिजल्ट में नहीं ना आएगा। ऐसा नहीं ना होगा कि अंगूर तोलते वक्त 2 अंगूर आपको कम देगा, कहेगा कि 2 अंगूर आपने तो टेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं होगा। या ऐसा नहीं ना होगा कि जो आपने 2 अंगूर टेस्ट किया उसका अलग से आपसे पैसा मांगेगा, नहीं ना मांगेगा। वो फाइनल रिजल्ट में नहीं आने वाला है। जो टेस्ट चार्ज होता है वो फाइनल रिजल्ट में नहीं आता है। देखिए टेस्ट चार्ज तो कट गया ना, जस्ट टेस्ट करने के लिए आया और क्या हो गया, चला गया। तो फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 × Q/r²। ठीक है ना। ये पॉइंट कहाँ पे रखा हुआ, स्पेस में है, दैट मीन्स फ्री स्पेस में है, दैट मीन्स एयर में और वैक्यूम में, तब ये फार्मूला। अगर सेम पॉइंट किसी मीडियम में हो जाएगा ना, सेम पॉइंट किसी मीडियम में हो जाएगा, सपोज करो ये जो Q चार्ज है ना पानी में रखा हुआ है, पानी में P पॉइंट है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया, मीडियम के लिए। अगर हम मीडियम की बात करेंगे ना, तो मीडियम की बात करेंगे तो इसको लिखना बहुत ही आसान है। ठीक है ना। मीडियम में कितना फील्ड क्रिएट होगा, किसी मीडियम में कितना फील्ड क्रिएट होगा, तो बहुत ही आसान है मीडियम के लिए। मीडियम के लिए क्या करेंगे, बस यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, ε0 को किससे रिप्लेस कर देंगे, एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देंगे। तो मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, 1/4πε Q/ क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे ε0 क्या है, ε0 है परमिटिविटी ऑफ एयर और परमिटिविटी और वैक्यूम। तो यहाँ पे एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो कि कूलम्ब्स लॉ में हमने बता रखा है। यहाँ पे क्या हो गया, ε0 क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ एयर हो गया। एंड यहाँ पे एप्सिलॉन क्या हो गया, यहाँ पे एप्सिलॉन हो गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो गया। क्या हो गया, मीडियम। बिकॉज ये चार्ज कहाँ पे आपने रख दिया, किसी मीडियम में रख दिया, पानी में रख दिया, ऑयल में रख दिया, घी में रख दिया, डालडा में रख दिया। ठीक है। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो क्वेश्चन में ना परमिटिविटी ऑफ मीडियम जनरली नहीं गिवन होता, तो क्या गिवन होता, रिलेटिव परमिटिविटी गिवन रहता। तो इसको रिलेटिव परमिटिविटी में हम कन्वर्ट कर देंगे। बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा था रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू क्या पढ़ा था, परमिटिविटी ऑफ मीडियम ओवर परमिटिविटी ऑफ एयर। तो किसी भी मीडियम के परमिटिविटी को अगर एयर के परमिटिविटी से डिवाइड कर देते हैं तो दैट बिकम्स रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी बन गया। इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन रहेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन रहेगा और रिलेटिव परमिटिविटी गिवन रहेगा, रिलेटिव परमिटिविटी गिवन रहेगा, रिलेटिव परमिटिविटी गिवन रहेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन रहेगा, रिलेटिव परमिटिविटी गिवन रहेगा। तो बताइए फाइनली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम का फार्मूला क्या हो जाएगा। अगर बात करें हम तो फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर एप्सिलॉन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो 1/4 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r Q/ क्या हो गया, r²। सिंपल सा फार्मूला हो गया। ठीक है ना। सेम एज द हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम। तो कूलम्ब्स लॉ इन एयर के लिए क्या फार्मूला था, 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर r²। एंड कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम के लिए क्या फार्मूला था, 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r Q1 Q2 ओवर r²। तो इसमें Q1 इंटू Q2 नहीं होगा, फील्ड है ना, फील्ड है तो Q/r होगा, बिकॉज एक Q तो कट जाएगा। ठीक है। फोर्स बाई चार्ज होता है तो एक चार्ज तो कट जाएगा ना, तो Q/r² हो जाएगा। तो किसी पॉइंट चार्ज के वजह से r डिस्टेंस पे फील्ड का इंटेंसिटी क्या होता है, फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो बहुत सिंपल फार्मूला है 1/4πε0 Q/r² if that point charge is placed in the air and if that point charge is placed in the medium, then the formula
will be 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर क्यू ओवर आर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, इसको आप फटाफट कॉपी भी करते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इस पे सिंपल सा एक एग्जांपल कराते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा, इट विल बिकम्स मोर क्लियर। देखिए बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट वी हैव 10 कूलम चार्ज एंड फ्रॉम विच point P is situated at distance r is equal to 5 meter. Find electric field at point P. Find electric field at point P. इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको बताना है। तो बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे हम 1/4πε0। कुछ भी नहीं गिवन है तो समझ लीजिए एयर है, दैट मीन्स ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम कहाँ पे है, एयर में है, ये एयर में सिस्टम है। तो 1/4πε0 क्यू ओवर आर स्क्वायर, क्यू ओवर आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, r इक्वल टू 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। इसको सोल्व कर देंगे, इसका वैल्यू होता 9 × 10⁻⁹ होता इंटू 10 ओवर 25 हो गया। इतना न्यूटन पर क्या हो गया, कूलम हो गया। इसको आप सोल्व कर लेंगे। सेम एज एक और एग्जांपल देखिए, अगर ये जो सेम कन्फिग्रेशन है, वो किसी मीडियम में अगर रख दिया जाए, किसी मीडियम में रख दिया जाए, सपोज दैट ये जो 10 कूलम चार्ज है ना, किसी मीडियम में अगर रख दिया जाए, किसी में रख दिया जाए, मीडियम में रख दिया जाए, किसी मीडियम में रख दिया जाए एंड r इक्वल टू 5 मीटर है, r इक्वल टू 5 मीटर है, ठीक है। पॉइंट P हो गया। किसी में रख दिया गया, वाटर में रख दिया गया, मीडियम क्या है, वाटर, एंड इसका मान लेते हैं एप्सिलॉन r कितना है, 80 है। एप्सिलॉन r कितना है, वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी 80 है। तो आपको पता करना है फाइंड EP, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो बहुत ही सिंपल है, आप फार्मूला लगा देंगे। मीडियम के लिए क्या फार्मूला होता है, वो वाली फार्मूला लगा देंगे। तो मीडियम के लिए क्या फार्मूला होगा, मीडियम के लिए फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन r क्यू ओवर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स 1/4πε0 का वैल्यू पता है 9 × 10⁻⁹ हो गया। एप्सिलॉन r डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द वाटर 80 है, तो 80 हो गया, इंटू चार्ज कितना है, 10 कूलम है, एंड ओवर r का स्क्वायर 25 हो गया। इतना न्यूटन क्या हो गया, पर कूलम हो गया। बहुत ही सिंपल है। तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के लिए क्या फार्मूला होता है, 1/4πε0 क्यू ओवर आर स्क्वायर। एंड डायरेक्शन बताना तो बहुत ही आसान है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा, तो प्लस चार्ज है ना, तो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, रेडियली अभी होगा इस डायरेक्शन में, बिकॉज रिपेल करेगा। यहाँ पे आप टेस्ट चार्ज को रखोगे तो इस डायरेक्शन में क्या कर देगा, रिपेल कर देगा ना, तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्शन इसका हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसको आप कॉपी कर ले। सेकंड में लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस पॉइंट चार्जेज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस पॉइंट चार्जेज, इसी को कहा जाता है
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस पॉइंट चार्जेज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस पॉइंट चार्जेज, इसी को कहा जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस हम लोगों ने पढ़ा था, सेम एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे। देखिए कैसे, सपोज दैट हमारे पास बहुत सारे पॉइंट चार्जेज हैं, बहुत सारे, ठीक है, एंड इन सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से इस पी पॉइंट पे हमें फील्ड का फॉर्मूला लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड लाना है, ठीक है। सपोज दैट Q1 यहाँ पे क्या Q2 है, यहाँ पे क्या Q3 है, यहाँ पे क्या Q4 है, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे क्या है Qn है, ठीक है। यह डिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, Rn है, एंड यहाँ पे पॉइंट P है। तो इस पॉइंट P पे नेट फील्ड कितना होगा, तो नेट फील्ड कितना होगा, तो Q1 की वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में क्रिएट होगा, उसको नाम दे देते हैं हम E1। इस डायरेक्शन में हमने क्यों मान लिया, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को मन में प्लेस करके देखिए, नहीं तो रियली में भी आप प्लेस कर सकते हैं, मैनुअली यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा फील कीजिए कि यहाँ पे Q0 रखा हुआ, वो भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सन होगा, इसको इधर भगा देगा तो Q1 हो गया, Q2 इसको इस डायरेक्शन में भगा देगा तो क्या हो गया, E2 हो गया, एंड Q3 इस टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में भगा देगा तो E3 हो गया, एंड Q4 इसको इस डायरेक्शन में भगा देगा तो क्या हो जाएगा, ये E4 हो गया, एंड Qn इसको इस डायरेक्शन में भगा देगा तो क्या हो गया, En होगा। तो इस P पॉइंट पे ना, चलो P पॉइंट मान लेते हैं, इस P पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन सब का वेक्टर सम होगा, दैट मीन्स E1 प्लस E2 प्लस क्या हो जाएगा, E3 प्लस क्या हो जाएगा, E4 डॉट 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 प्लस En, वेक्टर सम होगा, रिमेंबर दैट, नॉट अ स्केलर सम। दिस इज कॉल्ड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहा जाता है। उसी के जैसा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू वेरियस पॉइंट चार्जेज will be vector sum of all the individual fields created by all the point charges। जितने भी पॉइंट चार्जेज है सारे के सारे पॉइंट P पे फील्ड क्रिएट करेंगे। Q1 ने E1 फील्ड क्रिएट किया, Q2 ने E2 फील्ड क्रिएट किया, Q3 ने E3 फील्ड क्रिएट किया, Q4 ने E4 क्रिएट किया, डॉट डॉट Qn ने En क्रिएट किया। तो इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, तो उसका सबका वेक्टर समेशन होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डॉट डॉट En। दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसी को कहा जाता है। तो आप लिख सकते हो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, उसी के जैसा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू वेरियस पॉइंट चार्जेज विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फील्ड्स एट दैट पॉइंट। सिंपल सा, तो लिखिए, इसको लिखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल states that net electric field due to various point charges, superposition principle states that net electric field due to various point charges will be vector sum of all individual
fields at that point। ठीक है, इस P पॉइंट पे जो नेट फील्ड होगा सबका वेक्टर सम होगा, इसी को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। या यूँ कह लीजिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड क्रिएट होगा वो इंडिविजुअल का एक अपना फील्ड होगा। दैट मीन्स दूसरा चार्ज आने की वजह से इस इंडिविजुअल के फील्ड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तीसरा फील्ड आने से इस इंडिविजुअल फील्ड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स जो Q1 का फील्ड E1 होगा वो E1 ही होगा। Q2 अगर आ जाए तो अलग बात है, वहाँ पे E2 भी क्रिएट हो जाएगा, लेकिन E1 के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। Q3 आ जाएगा तो E3 के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। Q4 हो जाएगा तो E4 के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहा जाता है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस पॉइंट चार्जेस विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फील्ड्स एट दैट पॉइंट। बहुत ही ईजी है, इस पे एग्जाम्पल करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। सपोज दैट एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड 4 मीटर है एंड पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। पॉइंट बी पे 4 कूलम का चार्ज प्लेस्ड है, पॉइंट सी पे 6 कूलम का चार्ज प्लेस्ड है। तो पॉइंट ए पे फील्ड बताना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो क्या करेंगे ना, इस पे एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे, या प्लेस ऐसे कर भी देंगे या अपने मन में भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये +4 कूलम चार्ज इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल कर देगा, तो इसका नाम हमने दे दिया E1। एंड 6 कूलम चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर देगा, तो इसका नाम हमने दे दिया, क्या नाम दे दिया, E2 नाम दे दिया। इन दोनों का रिजल्टेंट भी इससे पास करेगा, रिजल्टेंट हो गया, दैट मीन्स EP हो गया, E नेट हो गया। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, जो EP होगा ना इन दोनों का वेक्टर सम होगा, दैट मीन्स क्या होगा, E1 प्लस क्या होगा, E2 होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, ए पॉइंट पे पूछा ना, तो EA दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फील्ड्स। तो यहाँ पे 2 ही फील्ड है, E1 एंड E2 है, तो E1 E2 का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लाएंगे हम, ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया ना, ये किस फॉर्म में हो गया, ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया, ये हो गया वेक्टर फॉर्म हो गया, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम, दैट मीन्स E1 प्लस E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम, E1 और E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो 2 वेक्टर्स है, 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे, EPEA, ये बोल दीजिए, ये पॉइंट माने ना, तो EA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज कर लेंगे हम। EA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 का स्क्वायर हो जाएगा, E2 का स्क्वायर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा, E1 E2 इंटू क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थीटा कितना हो गया, ऑब्वियसली 60 डिग्री होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया, एंड E1 का वैल्यू हो गया
E1 का वैल्यू हो गया 1/4 क्या हो गया एप्सिलॉन 0 E1 किसका फील्ड है 4 कूलम का फील्ड है एट द पॉइंट ए। तो फार्मूला लगा देंगे 1/4 एप्सिलॉन 0 Q/r²। Q4 हो गया ओवर r का स्क्वायर 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया। इसको और सोल्व करेंगे 9 × 10⁻⁹ 9 कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 हो गया, इतना न्यूटन पर कूलम हो गया। सेम एज E2 इजकल टू क्या हो जाएगा E2 इज द फील्ड एट द पॉइंट ए ड्यू टू 6 कूलम चार्ज। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4 क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0 Q 6/r का स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 हो गया। दैट मीन्स 9 × 10⁻⁴ क्या हो गया 9 और 6 ओवर क्या हो गया 16 हो गया न्यूटन पर कूलम। ठीक है, जो कुछ भी आएगा इसको सोल्व कर लेंगे, डेसिमल में आएगा एंड इसमें पुट कर देंगे E1 का इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर E2 इसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ E1 × E2 इंटू कॉस थीटा इजकल टू क्या है 60 डिग्री। थीटा इजकल टू क्या है 60 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल है, अगर हम पुट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा ये इजकल टू √E1 का स्क्वायर दैट मीन्स कितना आ जाएगा 9 × 10⁻⁹/4 इसका स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर दैट मीन्स 9 × 10⁻⁹ 6/16 E2 का स्क्वायर हो गया प्लस ट्वाइस ऑफ E1 ट्वाइस ऑफ क्या कर देंगे E1 कितना है 9 × 10⁻⁹/4 इंटू E2 9 × 10⁻⁹ इंटू 6/16 इंटू cos 60 का वैल्यू हाफ होता है ना, तो cos 60 का वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे हाफ हो गया। ये हाफ से 2 साफ हो गया, हाफ से 2 क्या हो गया साफ हो गया, मतलब कट गया। ये कट गया, इसको सोल्व कर देंगे तो इतना आंसर आ गया न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना, ये डेसिमल में लेके कैलकुलेटर से सोल्व कर लेंगे हम, तो कंसेप्ट आपको समझा रहे हैं। तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, इस टाइप की कन्फिग्रेशन होगा। यहाँ पे 2 चार्ज है, 3 4 5 10 चार्ज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में सबका वेक्टर समेशन करेंगे, दैट मीन्स आपका वेक्टर का कंसेप्ट आना चाहिए। कौन सा रूल्स लगाएंगे, एडिशन का कौन सा रूल्स लगाएंगे, बहुत सारे रूल्स होते हैं, कौन सा लगाएंगे आपको सोचना होगा। ओके, तो ये हो गया ड्यू टू वेरियस पॉइंट चार्जेज। इसके ऊपर हम अनसॉल्व न्यूमेरिकल आपको देंगे, भेज देंगे हम वीडियो के थ्रू, आप सॉल्व कीजिएगा। नहीं बनेगा फिर हम वीडियो के थ्रू आपके पास भेज देंगे। स्क्रीन पॉज करके आप इसको कॉपी करेंगे। जब भी हम स्क्रीन के लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो उस टाइम पॉज कर करके आप नोट्स बनाते जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी। ठीक है, अगर पॉइंट चार्ज ना हो, कंटिन्यूअसली चार्ज बॉडी हो, कंटिन्यूअसली चार्ज बॉडी हो, कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी हो, तब उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। सपोज दैट हमारे पास कुछ ऐसा बॉडी है, इसके अंदर चार्ज फैला हुआ, कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी है। ओके, कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे हम। इसका चार्ज डेंसिटी गिवन है, इसका चार्ज डेंसिटी रो गिवन है। रो मीन्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर सिग्मा रहता है इसका मतलब चार्ज कहाँ पे है, सरफेस पे है। रो है इसका मतलब इसके चार्ज वॉल्यूम में है, तो इसके वॉल्यूम में चार्ज है एंड पॉइंट पी यहाँ पे कहीं है। इस पॉइंट पी पे हमें फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे। इसमें हम एक स्मॉल चार्ज कंसीडर करेंगे, एक स्मॉल वेरी स्मॉल चार्ज को कंसीडर करेंगे, वेरी स्मॉल रीजन को कंसीडर करेंगे, जिसके ऊपर कितना चार्ज मान लेंगे हम, डी क्यू मान लेंगे। कितना मान लेंगे हम, डी क्यू मान लेंगे। एंड
सेपरेशन कितना हो गया, आर हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर क्यू चार्ज है, इसके ऊपर इसके अंदर टोटल क्यू चार्ज है तो फार्मूला लगा देंगे 1/4πε0 Q/r², तो इस आंसर सही हो जाएगा। नहीं, आंसर सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो फार्मूला है ना 1/4πε0 Q/r², वह फार्मूला एक पॉइंट चार्ज के लिए है। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, इस टाइप के कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, उसके लिए फार्मूला वैलिड नहीं होगा। तो कैसे वैलिड करेंगे, उसी फार्मूला को अगर अप्लाई करना हो तो कैसे अप्लाई करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम, एक स्मॉल चार्ज कंसीडर कर लेंगे। दैट मीन्स एक बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, इसमें बहुत स्मॉल वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। इनफाइनाइटसिमली स्मॉल वॉल्यूम जिसको बोला जाता है, अत्यंत सूक्ष्म, बहुत छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, और उस वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज होगा ना वो कितना होगा, dq होगा। दैट इज आल्सो वेरी इनफाइनाइटसिमली स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, जो कि वो भी बहुत अत्यंत ही क्या होगा, सूक्ष्म चार्ज होगा। तो दिस स्मॉल वॉल्यूम मे बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट एंड द चार्जेज dq ऑन विच मे बी कंसिडर एज ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, पूरा चार्ज को तो पॉइंट हम नहीं मानेंगे, क्योंकि इतना बड़ा पत्थर है, इतना बड़ा बॉडी है, पॉइंट है क्या, नहीं। तो उसमें छोटा सा पत्थर का एक छोटा सा जो टुकड़ा होगा, उसके ऊपर जो चार्ज होगा, दैट मे बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। तो अब वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर सकता है, बिकॉज बहुत ही कम है एज कंपेयर टू द होल, बहुत कम वॉल्यूम है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम। ओके, तो दिस elementary volume may be considered as the point charge। ओके, तो ये जो छोटा सा वॉल्यूम है उसके ऊपर जो चार्ज dq है उसको हम पॉइंट मान सकते हैं। तो जब पॉइंट मान सकते हैं तो इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे पॉइंट p है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला भी dE मतलब स्मॉल फील्ड ही होगा, d एट द पॉइंट p इक्वल टू 1/4πε0 dq ओवर क्या हो जाएगा, r²। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के लिए हमने पॉइंट चार्ज को बना करके फार्मूला अप्लाई कर लिया। पॉइंट चार्ज के लिए तो डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते ना, बिकॉज पॉइंट चार्ज है नहीं, तो डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। बट इसको हमने पॉइंट चार्ज बना लिया, तो बना लिया तब तो फार्मूला लगा सकते हैं 1/4πε0 dq ओवर r²। जब ये फार्मूला हो गया तो अब क्या करेंगे भाई, क्या इस थोड़े से वॉल्यूम के वजह से यहाँ पे फील्ड निकालना था, नहीं, हमें तो टोटल वॉल्यूम की वजह से फील्ड निकालना था। तो क्या करेंगे भाई, तो क्या करते थे, याद कीजिए, जब थोड़ा सा पता हो जाता तो टोटल पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसको भी हम इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रल 1/4π क्या हो गया, ε0 dq ओवर क्या हो गया, r² हो गया, r² हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम, जो कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाता है ना, तो बाहर आ जाता है, तो e एट द पॉइंट p इक्वल टू आ गया 1/4πε0 dq ओवर क्या करेंगे, r² करेंगे। फिर dq को लिखना फिर आसान हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा कौन सा कैसा बॉडी है। इस टाइप के इरेगुलर बॉडी हमने माना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको एक रेगुलर बॉडी गिवन होगा, दैट मीन्स एक डिस्क गिवन हो सकता है, एक रिंग गिवन हो सकता है, एक स्फेयर गिवन हो सकता है, एक सिलेंडर गिवन हो सकता है, एक रॉड गिवन हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या रेगुलर बॉडी है, उसके लिए फार्मूला का वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम के लिए फार्मूला पता है, एंड सरफेस एरिया के लिए फार्मूला पता है, सब कुछ पता है, तो हम क्या कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। बट दिस इज द जनरल कंसेप्ट। यह क्या हो गया, एक जनरल कंसेप्ट हो गया। EP इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रल dq ओवर r² हो गया। इसमें प्रॉपर लिमिट लगाएंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से अगर सपोज दैट अगर ये वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ है तो dq इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू क्या लिखेंगे, dq ओवर क्या लिखेंगे, dv लिखेंगे। तो यहाँ से dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू क्या लिखेंगे, dq ओवर dv लिखेंगे। तो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा। यहाँ पे पुट कर देंगे। सपोज दैट अगर स्फेयर पे सरफेस पे चार्ज फैला होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सिग्मा इक्वल टू लिखते हैं, dq ओवर क्या लिखते हैं, dA लिखते हैं, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, dq इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा इंटू dA आ जाएगा। ठीक है, तो dq का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं सिग्मा इंटू dA। अगर सेम चार्ज किस पे फैला होता, किस पे फैला होता, अगर सेम चार्ज किसी
वायर पे फैला होता, वन डायमेंशनल बॉडी पे फैला होता, तो लेमडा इजकल टू क्या लिखते हैं, डी क्यू ओवर क्या लिखते हैं हम, डी एल लिखते हैं। तो फ्रॉम हियर डी क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू क्या हो जाएगा, डी एल हो जाएगा, लेमडा इंटू क्या हो जाएगा, डी एल हो जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, डी क्यू इजकल टू लेमडा इंटू डी एल हो जाएगा। फिर उस बॉडी के डायमेंशंस के अकॉर्डिंग उसका क्या लिमिट दिया हुआ है वो पुट करके हम सॉल्व करेंगे। इस पे हम एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको मोर क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, स्क्रीन पॉज करके इसको कॉपी कीजिए। सपोज दैट हमारे पास एक रॉड है, लॉन्ग रॉड है, दैट मीन्स जिसका एंड हमें पता नहीं, बहुत दूर है। ठीक है, ए वाली एंड, ऊपर वाला एंड भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, नीचे वाला एंड भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, लॉन्ग रॉड है। ठीक है, एंड इस रॉड से परपेंडिकुलरली आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। बिकॉज ए चार्ज लॉन्ग रॉड है, तो चार्ज लॉन्ग रॉड है तो इसके सराउंडिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसके सराउंडिंग में ही कोई पॉइंट पी है विच इज परपेंडिकुलरली सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस आर, विच इज परपेंडिकुलरली सिचुएटेड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द रॉड। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, ये पता करना है। ये लॉन्ग रोड है, दैट मीन्स बहुत बड़ा रोड है, या यूँ कहे द लेंथ ऑफ दिस रोड इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दिस आर। उस केस में भी इन्फानाइट रोड माना जाता है। दैट मीन्स ये जो एल लेंथ, इसका जो टोटल लेंथ है एल है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाए आर के रिस्पेक्ट में, उस केस में भी हम क्या कहेंगे, लॉन्ग ही मानेंगे। ठीक है, सपोज करो 10 मीटर का एक रोड है एंड जो सेपरेशन है ना वो 2 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो उस केस में इन्फानाइट रोड ही कहेंगे, बिकॉज दिस इज द रिलेटिव कंसेप्ट। ओके, तो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ये तो पॉइंट चार्ज है नहीं कि डायरेक्ट फार्मूला हम लगा देंगे 1/4πε0 Q/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये तो फार्मूला एक पॉइंट चार्ज के लिए था ना। तो जब ये पॉइंट चार्ज नहीं है तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में अभी हमने कंसेप्ट बताया, क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को वो मान लेते हैं, एल डिस्टेंस ऊपर चल करके डी एल लेंथ का, एल डिस्टेंस ऊपर चल करके डी एल लेंथ का एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया। बहुत ही छोटा एलिमेंट, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एलिमेंट दैट वुड बिहेव एज ए पॉइंट, जो एक पॉइंट की तरह बिहेव कर सकेगा। ओके, अब क्या करेंगे ना, पॉइंट की तरह बिहेव कर सकेगा तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पे जो फील्ड क्रिएट होगा उसका हमने नाम दे दिया डी ई। ओके, एंड इसके जस्ट नीचे एल डिस्टेंस पे एक और हमने पॉइंट चार्ज कंसीडर किया, वो भी कितना फील्ड क्रिएट करेगा, डी ई ही फील्ड क्रिएट करेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बिकॉज जितना डिस्टेंस एल ऊपर है उतना ही डिस्टेंस एल नीचे है, इसका भी लेंथ कितना है, डी एल है। तो दोनों बिल्कुल सेम मोमेंट में क्या करेगा, फील्ड क्रिएट करेगा। चलिए इधर ऐसा कुछ एक्सिस हम बना लेते हैं, इस एंगल को कुछ मान लेते हैं, थीटा है तो थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। हम 2 एलिमेंट क्यों कंसीडर किए अभी समझ में आ जाएगा। डेरिवेशन को सिंपल बनाने के लिए हमने 2 एलिमेंट कंसीडर कर लिया। इसके ऊपर एल डिस्टेंस है, एल डिस्टेंस ऊपर चल के डी एल लेंथ का बहुत छोटा लेंथ, दैट मीन्स एल प्लस डी एल करेंगे ना तो अप्रोक्सीमेटली, अगर आप एल प्लस डी एल करोगे ना तो अप्रोक्सीमेटली एल के बराबर ही आ जाएगा। दैट मीन्स डी एल क्या है, डी एल एक पॉइंट जैसा बिहेव कर रहा है, तभी तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ, एल प्लस डी एल अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया, एल हो गया। तो एल डिस्टेंस ऊपर चल करके हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया डी एल, जिसके ऊपर जो इसके ऊपर जो चार्ज होगा ना बहुत छोटा ही होगा, बहुत स्मॉल अमाउंट का होगा, डी क्यू होगा। ठीक है, तो डी क्यू इस पॉइंट पी पे जो फील्ड क्रिएट कर रहा होगा डी क्यू, ये डी क्यू इस पॉइंट जो फील्ड क्रिएट कर रहा होगा दैट इज कॉल्ड डी, एंड नीचे का जो डी क्यू है, यहाँ भी जो चार्ज होगा ना वो डी क्यू ही होगा। ये डी क्यू जो इस पॉइंट पे फील्ड क्रिएट कर रहा होगा दैट इज आल्सो इक्वल टू डी। ठीक है, बिकॉज एल डिस्टेंस नीचे एल डिस्टेंस ऊपर है,
तो ये बताइए स्लंट डिस्टेंस कितना हो जाएगा। ऑब्वियसली ये स्लंट डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। यह स्लंट डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है कि इनफाइनाइट रॉड है जिसका चार्ज डेंसिटी क्या है लेमडा है। ऑब्वियसली इस पे जो चार्ज डेंसिटी होगा क्या होगा लेमडा होगा, बिकॉज वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, वन डायमेंशनल के केस में जो चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन हमने दिया था वो क्या दिया था लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा हमने दिया था ना, तो लेमडा गिवन है। तो विदाउट गॉस थ्योरम, बिना गॉस थ्योरम की यूज करते हुए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करो विदाउट गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से भी इसको हम सॉल्व करेंगे, गॉस थ्योरम से तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, तुरंत हम रिजल्ट के पास पहुंच जाएंगे। बट इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगेगा, ये भी सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से, बट थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स लगेगा, ठीक है। तो इस डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा यहाँ पे पॉइंट चार्ज को आप प्लेस कर देंगे, दैट मीन्स टेस्ट चार्ज को क्यू नोट को यहाँ पे रखेंगे, तो इस क्यू नोट को डी क्यू इधर रिपेल कर देगा एंड इस क्यू नोट को डी क्यू इधर रिपेल कर देगा। तो ये थीटा थीटा हमने मान लिया। अब इस डी का कंपोनेंट लेंगे हम, तो एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा डी ई कॉस थीटा एंड इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा डी ई कॉस थीटा हो जाएगा एंड दूसरा जो इधर कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा डी ई साइन थीटा होगा एंड इधर का जो ये कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा डी ई साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। दिस वर्टिकल कंपोनेंट विल कैंसिल आउट बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर विल कैंसिल आउट। ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये वर्टिकल डायरेक्शन में डी साइन थीटा आया जो कैंसिल हो गया, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डी cos थीटा विल एडअप, दोनों क्या हो जाएंगे एडअप हो जाएंगे। क्यों एडअप हो जाएंगे, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम ही है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो एडअप हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डी ई नेट क्या हो जाएगा, डी ई नेट हो क्या हो जाएगा, नेट जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इन दोनों का सम हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा नेट क्या हो जाएगा 2DE क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। इन दोनों का सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2D cos थीटा हो जाएगा। D cos थीटा दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए ऐड हो गया D cos थीटा प्लस D cos थीटा इक्वल टू 2D cos थीटा आ गया, ठीक है। अब क्या कर देंगे हम, जब DE नेट आ गया दैट मीन्स स्मॉल फील्ड आ गया, थोड़ा सा फील्ड हमें पता चल गया, वो भी नेट पता चल गया, तो टोटल नेट निकालने के लिए क्या कर देंगे हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो नेट फील्ड इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा डी क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से बताइए ई नेट इक्वल टू डी ई नेट, तो डी कैंसिल हो जाएगा, डी हट जाएगा ना, इंटीग्रेशन तो आपको पता है ना, तो ई नेट इक्वल टू 2 आ गया। अब डी ई का वैल्यू क्या लिखेंगे, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी ड्यू टू डी क्यू क्या हो जाएगा, फार्मूला लगा देंगे, बिकॉज डी क्यू तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा ना, बिकॉज पॉइंट डी एल क्या अप्रोक्सीमेटली पॉइंट है, एल प्लस डी एल इजकल टू क्या है एल है, दैट मीन्स कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, एल में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वुड बिहेव्स लाइक अ पॉइंट। तो जिस किसी पॉइंट पे जो चार्ज होता है ना उसको पॉइंट चार्ज ही कहते हैं। तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या फार्मूला था 1/4πε0 क्यू ओवर आर स्क्वायर, यहाँ पे क्यू क्या होगा डी क्यू ओवर आर स्क्वायर। इस डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे, इस डिस्टेंस का, ये वाली आर स्क्वायर नहीं, एल स्क्वायर नहीं, हमें ए डिस्टेंस चाहिए, दैट मीन्स पॉइंट चार्ज एंड पी पॉइंट के बीच का, पॉइंट चार्ज एंड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना उसका स्क्वायर होता है। तो ऑब्वियसली अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा इनटू यहाँ पे क्या हो गया cos थीटा। अब जो भी कांस्टेंट दिख रहा है ना, कांस्टेंट को हम बाहर करते जाएंगे, इंटीग्रेशन साइन से कांस्टेंट को बाहर करते जाएंगे। तो हमें कांस्टेंट क्या दिख रहा है 1/4πε0 कांस्टेंट दिख रहा है, तो इसको हम बाहर कर दिए, इसको बाहर कर दिए, तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया डी क्यू ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू क्या बच गया cos थीटा बच गया।
अब क्या करेंगे, डी क्यू का वैल्यू पुट करेंगे। हमने बताया था ना जब लेमडा है तो लेमडा इजकल टू क्या फॉर्मूला बताए थे, डी क्यू ओवर डी एल बताए थे। तो यहाँ से बताइए डी क्यू इजकल टू क्या आ जाएगा, लेमडा इंटू क्या आ जाएगा, डी एल आ जाएगा। लेमडा इजकल टू डी क्यू ओवर डी एल, लीनियर चार्ज डेंसिटी इजकल टू स्मॉल चार्ज ओवर स्मॉल लेंथ, स्मॉल चार्ज ओवर स्मॉल लेंथ, तो स्मॉल चार्ज इजकल टू क्या हो गया, लेमडा इंटू डी एल आ गया। तो डी क्यू का वैल्यू आ गया। तो क्या करेंगे हम, पुट करेंगे यहाँ पे। तो ई नेट इजकल टू क्या आ गया, 2/4 क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 हो गया, इंटीग्रल डी क्यू का वैल्यू लेमडा इंटू क्या हो गया, डी एल ओवर एल स्क्वायर प्लस क्या हो गया, आर स्क्वायर इंटू क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको भी बाहर कर लेंगे हम, उसको बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई नेट इजकल टू 2 लेमडा ओवर 4 पाई क्या हो गया, एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रल डी एल कॉस थीटा ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट अब इसको इंटीग्रेट हम नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे थीटा वेरिएबल है एंड क्या वेरिएबल है, एल वेरिएबल है। थीटा भी वेरिएबल है, एल भी वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। ठीक है, तो दो वेरिएबल है तो कैसे अब इसको इंटीग्रेशन हम सोल्व नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे ना, यहाँ पे लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, लेट इस इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, ओ पी, चलिए इस पॉइंट को क्यू मान लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू में क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में क्या लिखेंगे, ओ पी क्यू में tan थीटा लिख सकते हैं क्या, लिखने का तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वही लिखेंगे जिससे हमारा काम बन जाए। तो tan थीटा इक्वल टू एल ओवर क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, दैट मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस लिखेंगे। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल ओवर आर हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, एल ओवर आर, तो यहाँ से एल इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर tan थीटा लिख सकते हैं। एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर tan थीटा लिख सकते हैं। एल इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर tan थीटा हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड, डिफ्रेंशिएटिंग, बिकॉज हमें डीएल चाहिए, एल है तो डीएल चाहिए, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी एल इजकल टू आर tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। तो चलिए डी एल आ गया, अब डी एल का वैल्यू पुट कर देंगे, डीएल का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डीएल का वैल्यू पुट कर देंगे तो ई नेट इजकल टू 2 लेमडा ओवर 4 पाई क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू क्या हो गया, कॉस थीटा ओवर एल का वैल्यू पुट कर दीजिए, एल का वैल्यू आर tan थीटा है ना, तो एल का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एल का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो गया। ओके, अरे हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे जो एल है ना, एल का वैल्यू पुट किया, आर tan थीटा पुट किया एंड डीएल लाने के लिए हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो एल का डिफरेंशिएशन डीएल हो गया एंड आर tan थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया आर इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो गया, डी थीटा। तो डीएल आ गया तो डीएल का वैल्यू पुट कर दिया, तो 2 लेमडा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रल क्या आ गया, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया। अब देखिए क्या करते हैं, बहुत सिंपल, ई नेट इक्वल टू क्या हो गया, 2 लेमडा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब जो कांस्टेंट दिख रहा है ना, बाहर करते जाइए कांस्टेंट जो भी बाहर है, तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे आर है वो भी अब कांस्टेंट बन गया, आर कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा बाहर, यहाँ पे देखिए तो आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर बाहर कर देंगे, आर स्क्वायर बाहर हो गया, तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या बच गया, डी थीटा इंटू क्या बच गया, कॉस थीटा
ओवर tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या बन गया, क्या बच गया, 1 बच गया। अब देखिए इसको फिर से समझेंगे, फिर इधर थोड़ा सा मिटाएंगे हम, फिर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। देखिए एक हमारे पास क्या था, लॉन्ग रोड है हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लेमडा, जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या है, लेमडा है, दैट मीन्स लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो इस चार्ज रॉड के वजह से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, परपेंडिकुलरली आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लाना है ड्यू टू दिस चार्ज रॉड, ठीक है। तो उसके लिए एक एलिमेंट हमने ऊपर कंसीडर कर लिया dl, ओरिजिन से दैट मीन्स सेंटर से इस पॉइंट से एल डिस्टेंस ऊपर चला, dl एक कंसीडर कर लिया, इस पॉइंट से नीचे एल डिस्टेंस चला, dl कंसीडर कर लिया। dl पे जो चार्ज होगा उसको बोल देंगे हम dq, ठीक है। तो इस dq की वजह से यहाँ पे फील्ड d हो गया, एंड इस dq की वजह से यहाँ पे फील्ड क्या हो गया, d हो गया। इन दोनों का कंपोनेंट ले लिया हमने, d cos थीटा, एक कंपोनेंट d sin थीटा और d sin थीटा विल कैंसिल आउट बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर विल कैंसिल आउट। तो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर है तो ये तो कैंसिल हो गया, इस डायरेक्शन में d cos थीटा प्लस d cos थीटा एड अप हो गया, तो d e नेट इक्वल टू क्या आ गया, 2d cos थीटा आ गया, आगे कि नहीं आ गया, 2d cos थीटा आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो e नेट इक्वल टू ये 2 बाहर आ गया, d 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q ओवर आर स्क्वायर, तो q यहाँ पे q क्या है, dq है, dq ओवर आर स्क्वायर हो गया, dq ओवर आर स्क्वायर, यहाँ पे q चार्ज नहीं है, ठीक है ना, पॉइंट को माने इस पॉइंट को, तो OPR मान लेते हैं, ऐसा लग रहा है q चार्ज है, कंफ्यूज कर जाएंगे आप, तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, d का वैल्यू ये पूरा d का वैल्यू है इंटू cos थीटा हो गया, cos थीटा हो गया। अब हमने क्या किया, dq का वैल्यू पुट कर दिया, बिकॉज dq का वैल्यू, इसको बाहर किया, उतना ही है तो ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पे यहाँ पे बाहर किया, ठीक है। उसके बाद लैम्डा इक्वल टू dq ओवर dl होता है, तो dq इक्वल टू लैम्डा इंटू dl हो गया, dq का वैल्यू पुट कर दिया तो कुछ ऐसा आ गया, ठीक है, कुछ ऐसा आ गया। अब कुछ ऐसा आ गया तो अब देखिए इसको डायरेक्ट हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेमडा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज इसमें वेरिएबल ज़्यादा है, थीटा वेरी कर रहा है, एल वेरी कर रहा है, दो वेरिएबल है तो ऐसे इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तो इसको एक वेरिएबल में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो हमने क्या किया, इस राइट एंगल ट्रायंगल OPR का यूज कर लिया, इन राइट एंगल ट्रायंगल OPR में tan थीटा हमने लिख दिया, tan थीटा इक्वल टू L ओवर R, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यहाँ से L का वैल्यू R tan थीटा आ गया, डिफरेंशिएट कर देंगे तो dl इक्वल टू R सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो गया, d थीटा आ गया। अब क्या करेंगे, dl का वैल्यू R सेक स्क्वायर थीटा d थीटा पुट कर देंगे, L का वैल्यू R tan थीटा पुट कर देंगे, उसके बाद सोल्व करते जाएंगे, तो सोल्व करते गए तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया। अब बताइए तो शायद ये फार्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बताइए, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ओके, यहाँ पे क्या लिख देंगे, फार्मूला आप पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दैट मीन्स अगर ये इधर जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम रब कर रहे हैं, इधर रब कर रहे हैं, समझ में आ गया होगा। इसको स्क्रीन पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, गॉस थ्योरम से बहुत जल्दी प्रूफ हो जाएगा, 3 से 4 लाइन में प्रूफ हो जाएगा, बट आगे पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू क्या हो गया, 2 लैम्डा R ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R स्क्वायर, ऊपर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा इंटू क्या है, cos थीटा ओवर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बताइए क्या हो गया, ई नेट इक्वल टू 2 लैम्डा R 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया, cos थीटा इंटू
डी थीटा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इसमें लिमिट क्या पुट करेंगे, लिमिट क्या पुट करेंगे, इसमें लिमिट पुट करेंगे 0 to π/2, दैट मीन्स 19। देखिए क्यों, ऐसा रोड था ना, ऐसा रोड था, ये आर डिस्टेंस पे एलिमेंट जब ऊपर जाएगा इनफाइनाइट टेंड करेगा ना, तो ये जो लाइन था ना, ये लाइन ऐसे बढ़ते जब इनफाइनाइट टेंड करेगा तो लाइन कुछ ऐसा सीधा हो जाएगा, ये लाइन ना सीधा हो जाता है, दैट मीन्स एंगल 90 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0 से π/2 पुट कर देंगे, बिकॉज दो एलिमेंट कंसीडर किए, एक एलिमेंट तो इधर है, दूसरा एलिमेंट इधर है, तो आपको हाफ ही इंटीग्रेट करना है। 2 से तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो ही चुका है, 2 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका, तो आपको हाफ ही इंटीग्रेट करना, एंड नेक्स्ट हाफ अपने आप इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए छोटा सा एलिमेंट डीएल कंसीडर किए थे, ये डिस्टेंस है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा डीएल ऊपर बढ़ते जाएगा, तो ये लाइन ऐसा कुछ होता जाएगा, ऐसा होता जाएगा, जब इनफाइनाइट टेंड करेगा तो ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो 0 to क्या हो गया 90, दैट मीन 0 to π/2। लिमिट आपको समझ में आ गया, लिमिट को भी समझना जरूरी है। लिमिट 0 to π/2, दैट मीन 0 to 90 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर आ जाएगा। ई नेट इजकल टू क्या आ जाएगा, ई नेट इजकल टू 2 लैम्डा आर ओवर 4 पाई क्या हो गया एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा 0 to π/2 क्या हो गया 2 हो गया। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ई नेट इजकल टू आ गया 2 लैम्डा आर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे पुट कीजिए, लिमिट पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन π/2 माइनस साइन 0, साइन π/2 माइनस क्या हो गया साइन 0, साइन π/2 माइनस साइन 0। अब इसको सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसको सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए ई नेट इजकल टू 2 लैम्डा आर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर इंटू साइन π/2, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस साइन 0 का वैल्यू क्या होगा 0, दैट मीन्स 1 से मल्टीप्लाई हो गया। 2 लैम्डा आर ओवर 4 पाई क्या हो गया एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर इंटू क्या हो गया 1। यहाँ से देखिए एक आर से एक आर कट गया, ये 2 से 2 काट सकते हैं, तो क्या आ गया लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, आप इसको याद भी रख सकते हैं एज ए फार्मूला के रूप में। अगर आप इसको याद रखेंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं इस फार्मूले से। तो बताइए, एक यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज रॉड की वजह से परपेंडिकुलरली आर डिस्टेंस पे फील्ड के फार्मूला क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ गया ई एट द पॉइंट पी बोलेंगे, ई नेट को बोल देंगे, पी पॉइंट पे ही पूछा था, इजकल टू फार्मूला आ गया लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद करेंगे। एक बहुत सा लंबा सा रॉड था, दैट मीन्स L इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द स्मॉल r। तो उस केस में फार्मूला होगा उस रॉड के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा उसके सराउंडिंग में, तो फार्मूला निकल के आ गया लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। दैट मीन्स देखा जाए ना तो ये सबके सब कांस्टेंट है, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर सब कांस्टेंट है, आर वेरिएबल है। दैट मीन्स जो फील्ड होगा ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। अगर इसकी ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, हाइपरबोलिक होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर के बीच अगर ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो हाइपरबोलिक होगा, बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। दैट मीन्स रॉड से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे आर बढ़ेगा तो फील्ड क्या होगा, घटेगा। रॉड के पास
फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। एंड रॉड से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, व्हेन वी प्रोसीड अवे फ्रॉम द रॉड, द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड विल डिक्रीज होगा। देखिए इन्वर्सली है, एंड ग्राफ विल बी हाइपरबोलिक, दैट मीन्स ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का ग्राफ क्या होता है, हाइपरबोलिक होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा है, बस आप कैलकुलेशन करते जाइए। यहाँ पे जो एक लिमिट समझना था, एक मेन इंपॉर्टेंट क्या था, लिमिट समझना था। जैसे एक रॉड है तो आपने डीएल कंसीडर किया था, डीएल जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा तो ये जो डिस्टेंस था, जो स्लैंट डिस्टेंस था, जो हाइपोटेनियस था ना, वो ऐसे शिफ्ट होता जाएगा। एंड जब ये जो डीएल है इन्फिनिटी टेंड करेगा तो ये जो स्लैंट डिस्टेंस है ना, वो अप्रोक्सीमेटली सीधा हो जाएगा। जब सीधा हो जाएगा तो इस लाइन से, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बना लेगा, 90 डिग्री बना लेगा। तो 0 to 90 ही आप इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। -90 से +90 इंटीग्रेट नहीं करेंगे, बिकॉज आप डबल पहले ही कर चुके हैं, 2DE cos थीटा पहले ही कर चुके हैं, तो आप आधा इंटीग्रेट करेंगे तो फार्मूला पूरा का आ जाएगा। एंड फार्मूला क्या आ गया, λ/2πε0 r। यहाँ पे देखिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा हो गया। इसमें लिमिट पुट कर देंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस लगा करके लोअर लिमिट पुट करेंगे, इसको सोल्व करते जाएंगे तो क्या आ गया, λ/2πε0 क्या हो गया, r आ गया। दैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रॉड, ठीक है, हाइपरबोलिक आ गया। आगे समझ में, तो इस फॉर्मूला को आप याद रखिए। गॉस थ्योरम में देखिएगा 3 से 4 लाइन में प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ओके, इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।